दोस्तों स्वागत है आपका प्रोग्रेसिव जीके अड्डा विद एसके में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड वन दरोगा के मॉडल पेपर 18 की, और इससे रिलेटेड बाकी के मॉडल पेपर भी चैनल में अपलोडेड है, आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके पहले क्वेश्चन के साथ। और इसका पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि रंध्र के खुलने को नियंत्रित करने वाला पादप हार्मोन है, तो कौन सा हार्मोन है वो बताना है जो कि रंध्र के खुलने को नियंत्रित करता है। और वो हार्मोन होता है ऑप्शन नंबर सी, एब्सिसिक अम्ल होता है एक तरीके का पादप हार्मोन जो कि रंध्र के खुलने को नियंत्रित करता है। और एब्सिसिक अम्ल जो है ये पेड़ पौधों में तनाव हार्मोन के रूप में भी इसका यूज़ होता है। और साथ ही साथ पौधों में जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है उसमें भी ये मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है। ऑप्शन नंबर सी, एब्सिसिक अम्ल। तो राइट आंसर था ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। फल को पकाने वाला हार्मोन कौन सा होता है ये पूछा गया है। तो फल को पकाने वाला हार्मोन होता है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एथिलीन। एथिलीन जो है एक तरीके का पादप हार्मोन होता है और ये गैसीय रूप में पाए जाने वाला हार्मोन है जो कि फलों को पकने में मदद करता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एथिलीन। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। नाइट्रोजन यौगिकीकरण में मुख्य एंजाइम होता है, तो नाइट्रोजन के यौगिकीकरण में मुख्य एंजाइम कौन सा होता है वो बताना है। और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रोजेनेज जो है एक तरीके का एंजाइम होता है जो कि नाइट्रोजन के यौगिकीकरण में के लिए उत्तरदायी होता है। और ये नाइट्रोजन को जो है, नाइट्रोजेनेज जो होता है एंजाइम, ये नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट कर देता है और नाइट्रोजन का यौगिकीकरण कर देता है। तो राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रोजेनस। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। भारत में विशालतम पादपालय स्थित है, कहाँ स्थित है वो बताना है। तो भारत में विशालतम पादपालय स्थित है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता। कोलकाता में स्थित है भारत का विशालतम पादपालय। देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अनार का खाद्यांश है, तो अनार का खाद्यांश जो भी होता है उसका नाम बताना है। तो उसका नाम है ऑप्शन नंबर डी, बीज चोल। बीज चोल यानी कि टेस्टा जो होता है ये अनार का खाद्यांश भाग होता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। निम्न में से कौन सा पुंज फल का उदाहरण है ये बताना है। तो पुंज फल के समूह में कौन सा फल आता है ऑप्शन में से ये बताना है। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी जो है पुंज फल के समूह में आता है। और पुंज फल की अगर परिभाषा की बात करें तो पुंज फल जो होते हैं वास्तव में लघु फल के समूह को बोलते हैं जो कि अंडपी से विकसित होते हैं और प्रत्येक अंडप में एक लघु फल बनता है। तो ये थी पुंज फल की परिभाषा, एक बार रिपीट कर लेते हैं, थोड़ा सर के ऊपर से जाने वाली परिभाषा है ये। पुंज फल वास्तव में लघु फल के समूह को बोलते हैं जो कि अंडपी से विकसित होते हैं और प्रत्येक अंडप से एक लघु फल का निर्माण होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ये इसके समूह में आता है, स्ट्रॉबेरी। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, बहुगुणिता प्रवृत्त करने के लिए प्रयुक्त एल्कलाइड है, तो कौन सा एल्कलाइड है उसका नाम बताना है। तो बहुगुणिता प्रवृत्त करने के लिए प्रयुक्त एल्कलाइड है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, काल्चिसीन एल्कलाइड, जो कि बहुगुणिता प्रवृत्त करने के लिए प्रयुक्त एल्कलाइड है, काल्चिसीन। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। अंतर्राष्ट्रीय धान अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो कहाँ स्थित है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मनीला। मनीला जो कि फिलीपींस में स्थित है, फिलीपींस एक कंट्री है और मनीला जो है उसकी राजधानी है। और साथ ही साथ मनीला में एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय भी है। तो फिलहाल तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, मनीला अंतर्राष्ट्रीय धान अनुसंधान स्थित है यहाँ। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। लाइसोजाइम किसके विरुद्ध क्रिया करने वाला एंजाइम है ये बताना है। तो लाइसोजाइम जो है किसके विरुद्ध क्रिया करने वाला एंजाइम है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रामग्राही जीवाणु। ग्रामग्राही जीवाणु के प्रति विरुद्ध क्रिया करने वाला एंजाइम है, लाइसोजाइम के विरुद्ध क्रिया करने वाला एंजाइम जो है वो ग्रामग्राही एंजाइम है, ऑप्शन नंबर बी। और इसकी परिभाषा की बात करें तो ये प्रतिजैविकों के प्रति कम प्रतिरोधी और लाइसोजाइस के प्रति अधिक प्रतिरोधी होता है। कौन होता है, ये होता है ग्रामग्राही जीवाणु, जो कि प्रतिजैविकों के प्रति कम प्रतिरोधी और लाइसोजाइस के प्रति अधिक प्रतिरोधी होता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10।
और क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से किस खाद्य और पेय के उत्पादन में हम जीवाणु का प्रयोग करते हैं। थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है क्योंकि ऑप्शन जो है एकदम करीब है। तो निम्न में से किस खाद्य और पेय के उत्पादन में हम जीवाणु का प्रयोग करते हैं, और ये खाद्य जो है इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दही। दही जो है इसके लिए हम जीवाणु का प्रयोग करते हैं, और जीवाणु से जो है दूध से दही बन जाता है, जो कि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया यानी कि लैक्टिक एसिड जीवाणु से हम दूध से दही बनाते हैं। और बात करें अगर हम ऑप्शन के बचे हुए 3 ऑप्शन की, तो ये 3 जो है मदिरा, बियर और डबल रोटी, ये बनते हैं यीस्ट से। यीस्ट से ये बने होते हैं, और यीस्ट बना होता है कवक से। तो कवक अलग चीज़ है, जीवाणु अलग चीज़ है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दही से। दही जो है वो जीवाणु से बनता है, और बाकी के 3 जो हैं ये कवक और यीस्ट से बने होते हैं। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है कि अवयवी जीवाणु के बारे में सत्य है। तो अवयवी जीवाणु जो है, फिलहाल इसकी बात करें अगर हम पहले, तो अवयवी शब्द जो है ये अवायुवीय शब्द से बना है, यानी कि अवायुवीय, जिसमें कि वायु की ज़रूरत ना हो, ऐसे जीवाणु। तो अवायवी जीवाणु के बारे में सत्य क्या है वो उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि ऑक्सीजन के बिना बढ़ सकते हैं और न्यून ऊर्जा पैदा करते हैं। और अवायवी जीवाणु जो हैं ये ऑक्सीजन के बिना तो बढ़ते हैं, लेकिन अगर ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा हो गई या नॉर्मल हो गई ऑक्सीजन की मात्रा, तो ये ख़त्म हो जाते हैं। इसीलिए इनका नाम जो है अवायवीय जीवाणु रखा गया है। और ये एक तरीके के बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ के अंतर्गत आते हैं, और उल्टा बोल दिया मैंने। और ये अवायवी जीवाणु जो हैं एक तरीके के बैक्टीरिया हो सकते हैं, प्रोटोजोआ हो सकते हैं, और इनके पनपने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। अगर ऑक्सीजन हो गई तो ये ख़त्म हो जाएंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। और क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है कि जीव मंडल किससे बना होता है। तो इस प्रैक्टिस सेट में जो है मैंने थोड़ा सा टफ और थोड़ा सा इजी डाल के इसको एकदम मॉडरेट लेवल का बना दिया, एकदम मीडियम लेवल का। जैसा कि एक कमेंट बॉक्स में किसी ने कमेंट करके बोला था कि इसमें सारे क्वेश्चन टफ है, एक क्वेश्चन तो हमारे लिए डालो, तो डाल दिया भाई ये क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जीव स्थल मंडल, वायुमंडल और जल मंडल जो है ये जीव मंडल के अंतर्गत आते हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। ये पर्यावरण प्रदूषण की सबसे हानिकारक किस्म है। तो पर्यावरण प्रदूषण की सबसे हानिकारक किस्म बतानी है ऑप्शन के हिसाब से, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जैव अनमनीकरण रसायन जो होते हैं ये पर्यावरण प्रदूषण की सबसे ज़्यादा हानिकारक किस्म के अंतर्गत आते हैं। तो अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। डाउन फेदर इसमें उपस्थित होता है। तो डाउन फेदर किस में उपस्थित होता है ऑप्शन के हिसाब से बताना है। तो ये उपस्थित तो उसे कई तरीके के पक्षियों में उपस्थित होता है डाउन फेदर। तो ऑप्शन के हिसाब से अगर बात करें सबसे ज़्यादा, तो ये सबसे ज़्यादा उपस्थित होता है ऑप्शन नंबर डी, नए जन्मे कबूतर के बच्चों में ज़्यादा उपस्थित होता है डाउन फेदर, और मुर्गी के बच्चों में भी जो बच्चे होते हैं उनमें ज़्यादा उपस्थित होता है। उसे बात करें तो उसे कबूतर में भी उपस्थित होता है, लेकिन कबूतर से ज़्यादा कबूतर के बच्चों में उपस्थित होता है। और एक तरीके का ये डाउन फेदर जो होता है इसमें बहुत घने घने वेदर होते हैं, और इससे जैकेट भी बनती है, डाउन फेदर जैकेट भी आती है एक तरीके की, जो कि ज़्यादातर लड़कियां उस जैकेट को यूज़ करती है। इसमें बहुत सारे फेदर लगे होते हैं, उसी को बोलते हैं डाउन फेदर। तो इसी तरीके के क्वेश्चन बनेंगे आने वाले आपके एग्ज़ाम में। और जो मैंने क्वेश्चन लिए हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं सारे स्टैंडर्ड हैं, ऐसा मत सोचिए कि मैंने अपने हिसाब से लिए हैं। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं, कहीं यूपी में आए हैं और कहीं पे एफसी आए में देखने को मिले हैं। तो आपके सिलेबस के हिसाब से उनका सिलेबस है, तो इसी तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो फिलहाल ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सी। कोशिका का शक्ति ग्रह यानी कि पावर हाउस कौन सा है ये बताना है। तो कोशिका का शक्ति ग्रह यानी कि पावर हाउस है ऑप्शन नंबर सी, माइटोकॉन्ड्रिया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर था। आप देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। और 16 की बात करें तो निम्न में से कोलेस्ट्रॉल का अंश सर्वाधिक किस में होता है ये पूछा गया है। तो कोलेस्ट्रॉल का अंश सर्वाधिक होता है, ये अंडे की जर्दी में भी मौजूद होता है,
कोलेस्ट्रॉल और दूध में भी मौजूद होता है, लेकिन चाय में नहीं होता, कॉफ़ी में नहीं होता। तो इन दोनों में से किस में सबसे ज़्यादा मौजूद होता है ये बताना है। तो इनमें से सबसे ज़्यादा मौजूद होता है ऑप्शन के हिसाब से दूध में, और इसका राइट आंसर भी दूध ही होगा, क्योंकि दूध में सबसे ज़्यादा उपस्थित होता है कोलेस्ट्रॉल ऑप्शन के हिसाब से। और कोलेस्ट्रॉल जो है कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अगर ज़्यादा हो जाए तो इससे पार्किंसन रोग भी हो सकता है। और कोलेस्ट्रॉल की जो है काफ़ी पीछे की प्रैक्टिस सेटों में काफ़ी बात की थी हमने कोलेस्ट्रॉल की, कि कोलेस्ट्रॉल की जो ज़्यादा मात्रा होती है ये हार्ट के लिए थोड़ी सही नहीं होती है। और आज हमने नई बात इसमें जानी कि इसमें अगर कोलेस्ट्रॉल का अंश जो है अधिकतम हो जाए शरीर में तो इससे पार्किंसन रोग का खतरा भी बढ़ जाता है। तो फिलहाल दूध में इसकी मात्रा ज़्यादा होती है अंडे की जर्दी से। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। और क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है कि पीसीआर में प्रयुक्त टैग एंजाइम कैसा होता है। तो पीसीआर में प्रयुक्त टैग एंजाइम होता है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज जो है ये पीसीआर में प्रयुक्त टैग एंजाइम होता है। और अगर हम पीसीआर की बात करें तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इसको बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है पीसीआर का पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। और इसमें जो है टैग एंजाइम होता है डीएनए पॉलीमरेज, और डीएनए पॉलीमरेज को भी हम बोल सकते हैं डीएनए चेन रिएक्शन। और इसका यूज़ होता है पीसीआर या फिर डीएनए पॉलीमरेज का, इसका यूज़ होता है डीएनए टेस्टिंग में या बायोमेट्रिक में या फिर डीएनए सैंपल को रखने में, इन तरीके की चीज़ों में इसका यूज़ होता है पीसीआर का और डीएनए पॉलीमरेज का। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। कॉफ़ी बीन्स को भूनने से इसमें किसकी मात्रा बढ़ जाती है। तो कॉफ़ी बीन्स को भूनने से इसमें किसकी मात्रा बढ़ जाती है ये बताना है, और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पेंटोथेनिक अम्ल। कॉफ़ी बीन्स को अगर भूना जाता है तो कुछ मात्रा जो है वो कम हो जाती है और कुछ मात्रा बढ़ जाती है, क्योंकि एक तरीके का तेल मौजूद होता है कॉफ़ी बीन्स के अंदर, जो कि भूनने के बाद वो तेल जो है वो बाहर निकलता है और इससे पेंटोथेनिक अम्ल की मात्रा जो है वो बढ़ जाती है। और बात करें अगर कम होने वाली मात्रा की, तो एंटीऑक्सीडेंट जो होते हैं कॉफ़ी बीन्स के अंतर्गत, ये कॉफ़ी को भूनने से इनकी मात्रा कम हो जाती है, यानी कि एंटीऑक्सीडेंट और साथ ही साथ इसमें जो प्राकृतिक औषधि के गुण होते हैं कॉफ़ी बीन्स में वो ख़त्म हो जाते हैं और पेंटोथेनिक अम्ल की मात्रा जो है बढ़ जाती है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। सिंचाई की बाढ़ प्रक्रिया किसके लिए प्रयुक्त है। तो सिंचाई की बाढ़ प्रक्रिया प्रयुक्त होती है ऑप्शन नंबर ए, चावल के लिए। चावल में इसका यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। अन्न, हरी खाद व चारे के लिए यह फसल उगाई जाती है, यानी कि अन्न के लिए भी, हरी खाद के लिए भी और चारे के लिए भी ये फसल उगाई जाती है। तो ये कौन सी फसल है ये बताना है, और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, काऊ मटर। काऊ मटर जो होती है ये हरी खाद, अन्न और चारे के लिए इसको उगाया जाता है। और काऊ मटर जो होती है ये एक तरीके की मटर नहीं होती है, इसको मटर तो बोलते हैं लेकिन एक तरीके की मटर नहीं होती है। ये जो होती है दाल होती है, लोबिया की दाल ये एक तरीके की लोबिया की दाल होती है, लोबिया या सूट की दाल इसको बोलते हैं हम, इसी को बोलते हैं काऊ मटर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, काऊ मटर। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। इसको याद कर लेना, काऊ मटर किसको बोलते हैं। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। प्रसिद्ध चिपको आंदोलन संबंधित है। तो प्रसिद्ध चिपको आंदोलन संबंधित है ऑप्शन नंबर ए, एस.एल. बहुगुणा, यानी कि सुंदरलाल बहुगुणा से संबंधित है। और एच.एन. बहुगुणा भी मार सकते हैं कुछ लोग, लेकिन ये जो संबंधित है ये सुंदरलाल बहुगुणा से संबंधित है। और एच.एन. बहुगुणा जो संबंधित है वो एस.एल. बहुगुणा से संबंधित है, क्योंकि ये इनके बेटे हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है बेटा और ऑप्शन नंबर ए जो है ये है पिताजी। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एस.एल. बहुगुणा जो संबंधित है वो चिपको आंदोलन से संबंधित है और उत्तराखंड में 1970 में चलाया गया था। तब फिलहाल उत्तराखंड नहीं था तो यूपी कह सकते हैं इसको, 1970 में शुरू हुआ था। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। एक समूह में ऊर्जा एवं पोषक तत्व इससे प्रवेश करते हैं। तो एक समूह में ऊर्जा और एवं पोषक तत्व इससे प्रवेश करते हैं, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्पादक से रिलेटेड होता है, जो कि एक समूह में ऊर्जा एवं पोषक तत्व इसमें प्रवेश करते हैं।
तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर है उत्पादक। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। और क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है कि बाजरा यानी कि पल मिलेट का वानस्पतिक नाम क्या होता है। तो सीधे सीधे बाजरे का वानस्पतिक नाम इन्होंने पूछा है, और बाजरे का वानस्पतिक नाम जो होता है वो होता है ऑप्शन नंबर डी, पेनिसेटम टाइफाइडेस। पेनिसेटम टाइफाइडेस जो होता है वो बाजरे का वानस्पतिक नाम होता है, और इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। बराबर लंबाई की भुजा वाले गुणसूत्र को कहते हैं। तो बराबर लंबाई की भुजा वाले गुणसूत्र को क्या कहते हैं ये बताना है, और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य केंद्रीय। मध्य केंद्रीय गुणसूत्र बोलते हैं बराबर लंबाई वाली भुजाओं वाले गुणसूत्रों को। और बात करें अगर मानव के गुणसूत्र की, तो मानव में गुणसूत्र होते हैं 23 जोड़ी। 23 जोड़ी यानी कि टोटल 46 गुणसूत्र होते हैं मानव में, और बराबर लंबाई की भुजा वाले गुणसूत्र को हम बोलते हैं मध्य केंद्रीय गुणसूत्र। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 25। इसमें पूछा गया है कि प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। तो प्रकाश का तरंग सिद्धांत प्रतिपादित किया, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हाइगेंस ने। हाइगेंस ने जो है प्रकाश का तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया 1678 में। हाइगेंस ने तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया 1678 में, और इसकी परिभाषा इन्होंने ये दी कि इस नियम के अनुसार संसार में अत्यंत हल्का और अत्यंत रहस्यमय पदार्थ उपस्थित है, जो कि प्रचुर मात्रा में उपस्थित है, जिसे हम बोलते हैं ईथर। तो ये थी हाइगेंस की थ्योरी, जो कि 1678 में आई, 1678 में, जो कि हाइगेंस ने दी प्रकाश का तरंग सिद्धांत की। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। चावल के पुष्पगुच्छ को कहते हैं। तो चावल के पुष्पगुच्छ को क्या बोलते हैं ये बताना है, और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पेनिकल। पेनिकल जो है चावल के गुच्छ को हम बोलते हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। मिश्रित ऑक्सीकारक ईंधन होता है। तो मिश्रित ऑक्सीकारक ईंधन कौन सा होता है ये बताना है, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नाभिकीय रिएक्टर में यूज होता है मिश्रित ऑक्सीकारक ईंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। किस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा निर्भर करती है, किस में निर्भर करती है वो बताना है। तो किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा निर्भर करती है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पदार्थ की प्रकृति पे। तो पदार्थ की प्रकृति पे पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा निर्भर करती है। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। अंतरिक्ष किरणों के मुख्य अवयव हैं। तो अंतरिक्ष किरणों के मुख्य अवयव क्या हैं ये बताना है, और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उच्च ऊर्जा के प्रोटॉन जो हैं अंतरिक्ष के मुख्य अवयव हैं। और अंतरिक्ष किरणों की खोज जो की थी ये की थी विक्टर हैस ने की थी अंतरिक्ष किरणों की खोज 1912 में, और 1936 में 1912 में इनने खोज की थी अंतरिक्ष किरणों की, और 1936 में इसी खोज के लिए इनको मिला था फिजिक्स का नोबेल प्राइज़, और इनका नाम है विक्टर हैस। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर है, उच्च ऊर्जा के प्रोटॉन जो है वो उपस्थित होते हैं अंतरिक्ष में। अब देखते हैं इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। परम आर्द्रता से अभिप्राय जल वाष्प की मात्रा से है जो निहित है। तो परम आर्द्रता से अभिप्राय जल वाष्प की मात्रा से है जो निहित है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 10⁻⁶ सेंटीमीटर क्यूब वायु में। तो 10⁻⁶ सेंटीमीटर क्यूब वायु में परम आर्द्रता कि जल वाष्प की मात्रा जो है वो निहित होती है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। और दोस्तों इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।